नमस्कार, मैं प्रियंका मौर्य। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित चिंतन शिविर से क्लाउन टाइम की विशेष कवरेज। देश ने जो विकास हुआ, देश में सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद महात्मा गांधी के रूप में जो प्रकाश पुंज भारत की इस पवित्र धरती पे जिनका पदार्पण हुआ, जिन्होंने देश को एक दिशा दी और हमें जो आज़ादी मिली उसके सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी थे। उन्होंने एक मार्ग सबको, पूरे देशवासियों को दिखाया था। वर्षों में लगातार विभिन्न दल आंदोलन करते रहे, आंदोलन होते रहे, लोग अपनी बात खुल के कहते थे, बैठाने की लगातार कोशिश हो रही है। और ये हमारे समझ से एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आज है कि जिस लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई, हमें स्वतंत्रता मिली, हम स्वतंत्र हुए, और वहां पे लोकतंत्र ने अपने जगह जमाई और आज भारतवर्ष में को एक मजबूत लोकतंत्र देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या हम ये रह पाएंगे? देश की जो आय थी, हमारी जो प्रणाली थी, जिससे देश के पास पैसा आता था, जिससे इतनी योजनाएं चल रही थी, वो प्रतिदिन मजबूत होती जाती थी। आज फिर से ये सामने सवाल खड़ा है, क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? क्या विश्व के 5वें सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में भारतवर्ष रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हमें चिंतन इन सभी विषयों पे करना है। जन सरोकार से मीडिया घराने जरूर दूर हैं, लेकिन पत्रकार की कलम आज भी चल रही है। सिंह जी भी हैं, अब्दुल्ला भाई जी भी हैं, प्रजानाथ शर्मा जी हैं, त्रिभुवन पांडे जी हैं और प्रोफेसर सतीश राय जी हैं। इनको जाना है राजस्थान, इसलिए ये उद्घाटन के बाद इनका व्याख्यान होगा। हम दो हमारे दो से काम न होगा और फिर से देश गुलाम न होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में इस देश में आई थी और देश को गुलाम बना लिया। इस तरह से हमारे विषय हैं। और जन सरोकार से मीडिया दूर क्यों, एक यह भी विषय है। बालक जो होता है वो सही सही कोई बात बोल देता है। राम के दरबार में बहुत लोग थे, हनुमान जी को नहीं भेजना चाहिए था सीता का पता लगाने। गृहस्थ का काम ब्रह्मचारी करता है, ब्रह्मचारी को स्त्री का पता लगाने के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन राम जानते थे और जाएगा तो उसमें नून मरीच लगा करके कुछ और बोल देगा। और ये ब्रह्मचारी आदमी है, जो कहेंगे वो जाके सीधे सीधे बिना काम क्रोध लोभ मोह के फट से बोल देगा। बस इतनी ही योग्यता हमारे अंदर है कि हम ये नहीं देखते कि दाएं बाएं क्या है, कुछ बोल जाते हैं, है कि नहीं। और अब वो किसी को अच्छा लग जाए तो हमारा सौभाग्य, ये हमारे पूज्य पिताजी का पुण्य है। एक बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा का दरबार और एक पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का दरबार, और अभी तक तीसरा दरबार का नंबर नहीं लगा। दरबार का क्या अर्थ होता है? दरबार माने ये नहीं होता कि वहां बैठ करके गुलछर्रा उड़ाया जाए। दर माने दुख,
दरम दुखम वारयति दरबार, उसी का दरबार है जहां जान मंत्री को टोकता था, तुम गलत कर रही हो, तुम गलत कर रहे हो, है कि नहीं? जो राजनेता उस समय बड़े तपाके थे उनको सीधे हम लोग कोई गाली दे दें तो होता है पंडित जी गरियार है, पंडित जी ने कहा ये चोर है, ये हमारी पार्टी के लिए, देश के लिए खतरनाक है। ऐसा बोलने वाला वो व्यक्ति था जिसने कभी अपने पद प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखा। परदादा की जमीन लिए, हम बेरोजगार हो गए, हमने जमीन बेच करके करोड़ों कमा लिया और हमने कहा दादा लोग तो बेकार के थे, उन्होंने कुछ किया नहीं और हम जमीन बेच करके खा रहे हैं। वही स्थिति आज है। हमारे पूर्वजों ने लड़ करके, रक्त दे करके, त्याग करके 80 लाख रुपया एक पुत्र, हमारे आचार्य लोग जानते हैं, और आनंद भवन को संकल्प करके मोतीलाल नेहरू ने दान दिया था भारत को कि हमारी भारत की आज़ादी के लिए मैं पुत्र को दान देता हूं, एकमात्र पुत्र। और वो भी पुत्र ऐसा था जो जनेऊ नहीं पहनता था, जनेऊ पहनने पर उसके शरीर छिल जाते थे। वो तो योगी थे, महायोगी, उन्होंने मनुष्य रूप से अवतार लिया था। एक बार महामहिम बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी उनसे वार्ता करेंगे, सबकी चेकिंग हो गई, दुर्भाग्य से पता नहीं कहाँ से हमारा भी नाम आ गया था और किसी ने बता दिया होगा कि मुफट व्यक्ति है, कहाँ उसके फेर में पड़ गए, कार्यक्रम ही रद्द कर दिया गया। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है और हमने सोचा था कि हम जरूर पूछेंगे, शिक्षा क्षेत्र से है तो शिक्षा की बात मैं करता कि क्या कर रहे हो, शिक्षा को भी बेच रहे हो, कम से कम शिक्षा को तो स्वायत्त रहने दो। लेकिन उनकी एक नीति है कि न विद्वान रहेगा न अपनी जान का परवाह किए बिना बोलेगा, सबको पैरालाइज बना करके रखो। ऐसे कुलपतियों को नियुक्त करो जो हमारे पार्टी को फंड दें। घूस लेकर के जो वाइस चांसलरों की नियुक्ति हो रही है, पहले शर्त हो रही है 5-5 करोड़ रुपया। दक्षिण में एक विश्वविद्यालय है, मैं बताऊंगा नहीं नाम, हम भी उस क्षेत्र में हैं, जुड़े हैं, लोग हमसे बात करते हैं। एक लड़के की नियुक्ति हुई, वाइस चांसलर फोन करता है, पैसा तैयार है, योग्यता ताक पर रख दी जा रही है, योग्य भी हो तो पैसा दो। क्या करोगे पैसा इतना लेकर के, हैं? हमने देखा है उस शासन में गवर्नर लोग खड़े होकर के, जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति जब राजभवन में प्रवेश करता था तो राज्यपाल खड़े हो जाते थे, पैर न छुए तो खड़े तो जरूर हो जाते थे। मुख्यमंत्री लोग पैर छुआ। आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल जी जब गए लखनऊ में, उस समय मुख्यमंत्री यादव जी थे और उन्होंने तुरंत, शुक्ल जी आप आ गए, धन्य भाग्य मनाते थे। और आज जब वाइस चांसलर को बैठा करके गवर्नर और मुख्यमंत्री उस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोई अपने बाबू से बात नहीं करेगा। आज मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनकी अनुमति नहीं है। उन्होंने हमसे कहा बेटा ये बोलता है तो लगता है कि अहंकार मूर्त रूप में बोल रहा है, अहंकार की भाषा बोल रहा है, लगता ही नहीं कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री है जिसको न विद्वान के प्रति आस्था है। 4 लोगों को जो है प्रशिक्षित करके और संस्कृत बोलवा देना, लग रहा है कि संस्कृत का कल्याण हो रहा है, संस्कृत का और नाश हो रहा है। विश्वविद्यालय में सभा हुई तो सब लोग हमको जल्दी बुलाते नहीं हैं, लोग दूरे रहे तो अच्छा, हम भी दूर रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कूद के हमारे बोलने की आदत है, बुला दिया तब सुनो, जबरदस्ती सुनाना नहीं है। वर्तमान सरकार के आने के पहले इस पार्टी की भी सरकार पहले आई थी, लेकिन उतना बुनियादी डिफरेंस नहीं आता था इस पे। लेकिन आज सवालिया निशान इन बुनियादी सिद्धांतों के ऊपर खड़ा कर दिया गया है। धर्म के मानने वाले उसके अनुयायियों के पारलौकिक हित ही नहीं, उनके लौकिक हित भी एक होते हैं। मुगालता नहीं होना चाहिए कि सेकुलरिज्म हार जाएगा तो कांग्रेस जीत सकती है। अपनी उस इतिहास से मिली जिम्मेदारी को निभा करके ही कांग्रेस सरवाइव कर सकती है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो नई पीढ़ी के लोग हैं खूब उस सोशल मीडिया पर अब मुखर हैं, जिस सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा जहर और संघ परिवार ने बहुत सारा वैचारिक जहर बोने का काम किया है। लेकिन आवश्यकता चिंतन शिविरों की है, आवश्यकता प्रशिक्षण शिविरों की है। अंदर नेतृत्व का संघर्ष चल रहा था। यह इतिहास की सच्चाई है कि जब नेहरू जी, कमलापति जी उस सांप्रदायिक रुझान के खिलाफ नेहरू के साथ खड़ा होते हैं, यह एक दूरदृष्टिता की बात होती है। यह वैसे समय की बात हो रही है जिस समय
पंडित जी नेहरू जी के साथ खड़े होकर के बात कर रहे हैं। बिधान चंद्र राय जो है नेहरू के साथ इस बात को कर रहे हैं। मुझे कमलापति जी के इस विचार को जब मैं देखा और समझा तो उनके बारे में मेरा एक विद्यार्थी होने के नाते अपार श्रद्धा से मैं भर गया कि इससे तो कमलापति जी का नेहरू जी के साथ एक नए तरह का वैचारिक विमर्श करके वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन 80 के बाद से कमलापति जी की चिंता यह है, जिसमें सतीश राय जी ने कहा कि जिस ट्रेन से गए थे उसमें हम लोग भी गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वहां गए थे फैजाबाद में प्रदर्शन करने के लिए कि राम जन्मभूमि का जो ये मुद्दा है, सांप्रदायिकता का मुद्दा है, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। कमलापति जी उसमें गए थे, वहां राजेश्वर राव और नंबूद्रीपाद और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता आए थे, लाखों की भीड़ हुई थी। और कमलापति जी ने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद पर कोई हथौड़ा चलेगा तो सबसे पहले मेरे सर पर चढ़ेगा। और कमलापति जी उस अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वहां गए थे। यह उनका धर्मनिरपेक्षता के प्रति कन्विक्शन था। क्या शास्त्रियों को ही पता है। बड़ी गंभीरता से मैं ये बात कह रहा हूं। आप चाहे तो मेरी बात को कहीं भी मेरे नाम से कोट कर सकते हैं। बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। एक और फैक्ट, 2014 में कांग्रेस हारी क्यों, इसका मैंने जो अपना रिसर्च किया, और ये भी बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता से कह रहा हूं, ये मानते हुए कि तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे पास हैं, उनको ये जानना जरूरी है। 2004 से लेकर 2014 तक का विकास के किसी भी पैमाने का कोई भी इंडिकेटर ले लें और सरकारी आंकड़ा ले लें, और 2014 से लेकर 2020 के उसी सरकारी आंकड़े को ले लें, वो आंकड़े हमेशा बेहतर हैं। वो आंकड़े हमेशा बेहतर हैं। फिर कांग्रेस हारी क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण था। आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन एज ए एकेडमिशियन मैं जो जानता हूं और हमारे एकेडमिक्स के तमाम मित्र जो लोग हैं उनकी भी ये राय है, कांग्रेस देश को बता ही नहीं पाई कि उसने क्या अचीव किया है। कांग्रेस बता ही नहीं पाई। कांग्रेस के इस नहीं बता पाने का मैं थोड़ी आपकी आलोचना कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं, तो आपको मैं एक तरह का कहते हैं ना फर्टिलाइजर दे रहा हूं, मैं आपको सीड्स दे रहा हूं। राहुल गांधी ने जब कहा 72,000 रुपए, कांग्रेस लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाई कि ये इजीली इंप्लीमेंटेबल स्कीम है, दुनिया के कई देशों में लागू हुआ है। तमाम प्रकार की सब्सिडीज और डिफरेंट ट्रांसफर जो हैं उनको मिला के अभी भी ट्रांसफर ज्यादा है और आराम से होने वाला ये काम था। और इकोनॉमी का, आज की इकोनॉमी की प्रॉब्लम डिमांड साइड से है, सप्लाई साइड से नहीं है, उसको ये एड्रेस करने वाला सजेशन था। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी पे मैं भाषण देता आ रहा हूँ करीब 2017 से भिन्न भिन्न फोरम पे, एक वाक्य के बाद से। और फिर मैं ये कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आपको चाहिए होगा मैं डेटा दे दूंगा, वो ग्राफ दिखा दूंगा आपको, जहां साफ साफ मैंने क्या बहुत सारे लोगों ने ये प्रूव किया है। बेरोजगारी बढ़ती चली गई और 45 सालों के हाईएस्ट लेवल पे है बेरोजगारी। लेबर ब्यूरो शिमला बेरोजगारी के बाद डेटा इकट्ठा करता है। 2016 से लेबर ब्यूरो शिमला ये कह रहा था बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके डिफरेंट रिपोर्ट्स बता रही थी। जो बेरोजगारी का सर्वे था उसका नाम बदल दिया, कह दिया अब ये PLFS होगा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। 2017-18 का वो सर्वे हुआ। जब NSS सर्वे करता है तो अपनी रिपोर्ट कुछ लोगों के पास भेजता है, कुछ एक्सपर्ट्स के पास वेटिंग के लिए, कि भाई हमारी रिपोर्ट देख लीजिए सब ठीक है कि नहीं है, जब ठीक हो तभी हम इसको छापें। तो अब वो एक्सपर्ट तो सरकारी है नहीं भाई, जब आपको एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपके खेमे में तो है नहीं। 1-1.5 इकोनॉमिस्ट है आपके पास, एक विवेक देवराय और आधे राजीव कुमार। विवेक देवराय भी कब तक है भरोसा नहीं है। तो वो रिपोर्ट गई कुछ प्रोफेशनल हमारे इकोनॉमिस्ट के सर्किल में, और वहां लोगों ने देख लिया डेटा क्या है।
बेरोजगारी भयंकर बढ़ी हुई, वो सरकारी डेटा। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, मोहनन उसके प्रेसिडेंट चेयरमैन थे, और तो विधान ये था कि जब नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन रिपोर्ट को पास कर देता है तो उसके 30 दिन के अंदर रिपोर्ट रिलीज होनी चाहिए। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने रिपोर्ट पास कर दिया 2018 के सितंबर में, रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। 2018 के दिसंबर में मोहनन ने इसके विरोध में रिजाइन कर दिया, और इसी बीच में बिजनेस स्टैंडर्ड ने को वो रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट हमारे पास भी थी, इनफैक्ट वो रिपोर्ट बिजनेस स्टैंडर्ड ने वो रिपोर्ट छाप दिया। तो सरकार ने कहा, ट्रेजेडी देखिए इस देश का, सरकार की तरफ से मिनिस्टर ऑफ लेबर नहीं आया, लेबर सेक्रेटरी नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार और अमिताभ कांत, जिनका बेरोजगारी के डेटा से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिजनेस स्टैंडर्ड मिंट जो छापा है वो गलत है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, अभी काम चल रहा है। और वो मैकेंजी और प्राइस वाटर हाउस का डेटा देने लगे कि बेरोजगारी हमारे यहाँ कम हुई है, रोजगार बढ़ा है। बात यह है 23 मई को सरकार बनती है और 29 मई को पीएलएफएस रिपोर्ट रिलीज होता है, ठीक वही जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापा था, ठीक वही। तो खैर, अब रोचक बात यह है कि आज की तारीख में बेरोजगारी ही डिफाइनिंग कैरेक्टर है। और फिर मैं कहूंगा कि इस बेरोजगारी के सवाल को कृपया, मैं आप कांग्रेस के लोगों से कह रहा हूं, कृपया केवल ट्विटर पर न लड़ें। इस बेरोजगारी के सवाल को जमीन पे ले जाके लड़ें। यहां संभावना है, यहां संभावना है। और अंतिम बात कृषि कानून की, मेरे ख्याल से बहुत वक्त नहीं, 2 मिनट उनके बारे में। कृषि कानून के बारे में ऐसा क्यों हो रहा है आप कि कृषि कानून के बारे में एक पक्ष द्वारा जो बताया जा रहा है वही चल रहा है, जबकि उसके काउंटर में हजारों तर्क है, हजारों तर्क है। जैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का कॉस्टिंग का जो C2 फॉर्मूला है, ठीक है। अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, एक छोटा सा उदाहरण से हम ये बात करें और इस बात को समराइज करें। मुकेश अंबानी अगर जियो कंपनी के मालिक हैं तो एक तनख्वाह उनको जियो कंपनी देती है, उनकी कार का खर्चा देती है, उनके आने जाने का खर्चा देती है, और जियो कंपनी में मुकेश अंबानी का खुद का अपनी पूंजी भी लगी है, तो उसकी उस पूंजी पे ब्याज भी देती है। मतलब जियो का सिम भाई साहब जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके खर्चे में, उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो सब जुड़ा हुआ है, ठीक। एमएसपी जन के अपना जो फैमिली लेबर है वो कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, उसके जमीन का जो रिटर्न है, उस जमीन को वो बेच दे, जमीन को बेच के बैंक में रख दे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो भी उसकी अपनी पूंजी है, वो इंक्लूडेड नहीं है। उसका अपना वर्किंग कैपिटल जो लगा है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो मतलब किसान का रेट ऑफ रिटर्न किसानी से है क्या, ठीक। अब एक और जुमला हमने छेड़ दिया कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसान का आंदोलन है। इसलिए है कि एमएसपी और एपीएमसी का सिस्टम वही काम कर रहा है और कहीं काम कर ही नहीं रहा है। काम जो है पत्रकारिता से इन्होंने शुरू किया, तो मैं इनको एक पत्रकार के रूप में याद करता हूँ। लेकिन जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैं पत्रकार बन गया और ये राजनेता थे। तो इनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये औरंगाबाद हाउस में
घर पर इनसे मिला था और खबरें इनकी, मैं एक खबरनवीस के नज़रिए से इनको देखता। जब भी ये बनारस दिल्ली से आते थे तो मुझे लगता था कि आज एक कोई बड़ी खबर मिलेगी। तो मैं उसी दिल्ली की क्या स्थिति है, अगर जो उसकी समीक्षा कर लें तो आप ये भी जान जाएंगे कि देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है। इसके पहले मुख्य वक्ता ने एक अपना प्रोफेसर बोला गया, वो टूट गया, किसी ने चर्चा नहीं की, कोई आवाज नहीं उठी, तो आप कौन सा आंदोलन चलाएंगे? महाराजा रणजीत सिंह, अहिल्याबाई ने जो मंदिर बनवाया उस पर जो सोने का एक पत्र चढ़ा, वो उस समय उनकी राजधानी लाहौर में हुआ करती थी। लाहौर से चला उनका काफिला। जाहिर सी बात है कि एक राजा जब चलेगा तो उसके साथ बहुत से लोग चलेंगे, उनके मंत्री भी आएंगे, कुछ व्यापारी भी आएंगे, बुद्धिजीवी भी आएंगे, वो लोग चले। बनारस जब वो आए, ये एक दिन 2 दिन का तो काम था नहीं, समय लगेगा उसमें। कुछ लोग जब वो वापस जाने लगे तो कुछ लोग बनारस में ही रुक गए, उनके साथ जो व्यापारी आए थे वो भी रुक गए बनारस में, और वो झोपड़ी लगा करके यहाँ रहने लगे मंदिर के आसपास। गंगा जी का किनारा था ही, मंदिर का नाम था ही विश्वनाथ मंदिर का। वो जहाँ रहने लगे उसका नाम लाहौरी टोला रखा। वो लाहौरी टोला खत्म हो गया, एक भी घर नहीं। हम जब उस एरिया में काम कर रहे थे तो उसी लाहौरी टोला ललिता गली में पंडित कमलापत त्रिपाठी के पूर्वजों की एक कोठी थी, और उस कोठी की विशेषता ये रही, मैंने उस कोठी को बहुत ध्यान से देखा। उसका जो मुख्य दरवाजा था वो पत्थर का, उसकी तस्वीरें भी मेरे पास हैं, उस कोठी की भी तस्वीर है, करीब 5000 तस्वीरें हैं मेरे पास, जो है नहीं। तो उसकी बाहरी दीवार में, जो घर है उसके बाहरी दीवार में कई सुराख थे। तो हमने लोगों से जानना चाहा कि घर तो बना है बड़ा अच्छा, लेकिन ये सुराख क्यों होल बनाए गए हैं? 1-2 नहीं, सैकड़ों सुराख। तो पता ये लगा, कई लोगों से बातें हुई, पूछता रहा, जानता रहा उसके बारे में कि आखिर ऐसा क्यों कि घर आप दीवार बनाएं और दीवार में होल बना दें हर 1 फीट 1.5 फीट पर। वो सुराख इसलिए बनाया गया था कि चिड़िया उसमें आकर रह सके। उसमें मैना, कबूतर, तोता, गौरैया ये सब रहे। और छत के ऊपर जो छत था वहाँ पर उनके खाने के लिए चारा वगैरह रखता था, पानी का एक टैंक टाइप का वो बनाते थे। वो तो आप शहर में भी आप देखे होंगे, कई जगह गाय भैंस वगैरह को पीने रखते हैं। तो आज आप सोचिए कि कितने लोग शहर में घर बनाते हैं और अपने घर में चिड़ियों के लिए रहने के लिए घर बना, कि चिड़िया भी आएगी तो रहेगी। चिड़िया आपके जो आशियाना आप बनाते हैं, बहुत सी कॉलोनियाँ बनी हैं, बहुत से कॉम्प्लेक्स बने हैं, लेकिन कहीं चिड़ियों के लिए जगह नहीं है। आप अपने बारे में सोच रहे हैं, और जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आज जिसकी चर्चा हो रही है, आप उस अखाड़े में जाकर कूद रहे हैं जिस अखाड़े के बारे में वर्तमान सरकार चाहती है कि बहस उसी पर हो। जिस सांप्रदायिकता की आप बात कर रहे हैं, जिस धर्म की बात आप कर रहे हैं, उसी पर वो चाहते हैं कि बहस हो। जब धर्म की होगी तो उसका अंत जो है जातिवाद में होता है। हिंदुस्तान में ये पूर्वांचल का जो बेल्ट है,
ये कम्युनिस्ट पार्टियों का बेल्ट था। बनारस से भी सत्यनारायण सिंह सीपीएम के थे, जीते थे सांसद। झारखंडे राज सरजू पांडे, आजमगढ़ में तेज बहादुर सिंह, ये पूरा बेल्ट था। लेकिन जब वो बेल्ट टूटा क्यों? टूटा इसलिए कि तब आंदोलन जो है रोजगार, बेरोजगारी, इन सवालों पर होता है। जब वो टूटा तो धर्म की राजनीति है, और जब धर्म की राजनीति टूटी तो छोटे छोटे छत्रप खड़ा हो गए हर जातियों के। इतिहास से उन्होंने एक किसी राजा को चुन लिया। कोई कहता है हम अशोक के वंशज हैं, कोई कहता है शिवाजी के वंशज हैं। वो एक युग था, एक जमाना था। उस समय भी आप देखेंगे तो शिवाजी का सेनापति मुस्लिम था, और बहुत से मुस्लिम थे राजा जिनके सेनापति जो है ये मुस्लिम हुआ करते थे, हिंदू हुआ करते थे। तो जात नहीं महत्वपूर्ण थी, और होनी चाहिए, और जितनी चर्चा होनी चाहिए वो चीजें नहीं हो। राजनीतिक दल भी इसको भूल गए, जबकि एक महत्वपूर्ण विषय था। आप जाड़े के दिन में उन पर पानी फेंक रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, हाईवे पर जेसीबी लगाकर गड्ढे खोद दिए ताकि वो क्रॉस न करने पाए। वो भी अपनी जेसीबी लेकर आ गए थे कि हम इसको पाट कर आगे बढ़ेंगे। बहुत से रास्ते अपनाए गए, लेकिन वो चीजें नहीं। एक जो कृषि बिल जो है, इस पर 3 है। कृषि कानून जो है बन गया, उसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें। पहला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मैंने कुछ पूंजीपति जिसमें अडानी अंबानी वगैरह हैं, ये किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके खेत का। ये था कि एक निश्चित मात्रा के बाद अगर जो उससे अधिक सामान आप रखते हैं खाद्य पदार्थ, तो अपराध है। अब उसको छूट दे दी गई। दूसरे कानून में जमाखोरी अपराध नहीं, कानूनन वैध हो गया। तो आप जमा कर सकते हैं, जितना मन करे उतना खरीदिए। अब ये हो गया कि जमा कर लिए, भंडारण हो गया, गोदाम में ले आ दिए। किसान की जमीन पर पैदा किया, वहां से ले आकर आप गोदाम में रख लिए। अब क्या करेंगे? तीसरा कानून ये कहता है कि उसको आप कहीं भी बेच सकते हैं। गाजीपुर में अगर जो आप पैदा किए हैं तो आप केरल जाकर बेच सकते हैं, आप पाकिस्तान जाकर बेच सकते हैं, आप अमेरिका जाकर बेच सकते हैं। बनारस का किसान क्या गेहूं बेचने चेन्नई जाएगा? लोग भी नहीं जानना चाहते हैं। धर्म की राजनीति जो हो रही है और सांप्रदायिकता की जो बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में कहना चाहता हूं, आप आवाज को उठा सकते हैं। मीर घाट दशाश्वमेध घाट के बगल में है, 500 मीटर की दूरी पर। मीर घाट के बाद ललिता घाट है, फिर जलासेन घाट है, उसके बाद मणिकर्णिका शमशान है। ये 800 मीटर की लंबाई है, और उस 800 मीटर की लंबाई को उस पार से बालू ले आकर के प्लास्टिक की बोरियों में भर करके बांध दिया गया गंगा की धारा को अंदर 200 मीटर, 800 मीटर लंबाई और 200 मीटर अंदर गंगा के। कोई आवाज नहीं उठी। गंगा की तलाटी में पाइप लगाकर, 1 2 नहीं 10 पाइपें लगा करके बालू खींचा गया, और इस किनारे पर बालू लाद दिया गया। और कॉरिडोर जो बन रहा है उसके मलबे से उसके ऊपर 10 से 15 फीट मलबा गिराया गया, और उस मलबे से पाट दिया गया है। अभी मैं कल गया था उधर देखने। सांप्रदायिकता और इन मुद्दों को उठाना चाहते हैं तो अपने शहर में जो कुछ हो रहा है उसको उठाइए, चर्चा में लाइए। बाकी जो देश में हो रहा है वो भी आपके शहर से ही जुड़ा है, क्योंकि बनारस जो है केंद्र में, पूरी दुनिया की नज़र है इस पर। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज़ नहीं।
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात करते हैं। धन्यवाद। सारे हमारे जो सीनियर्स थे सबने इस बात को दोहराया कि हमें पूर्वांचल की राजनीति में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। और सौभाग्य देखिए, सुरेश भाई बोल रहे थे कि जब हम धर्म की बात करेंगे तो स्वाभाविक है जिसने पूजा भले कम किया हो लेकिन टीका लंबा लगा लिया हो, जैसे मिश्रा जी कह रहे थे, तो वो तो बाजी मार जाएगा। हमें भी उस पर चर्चा करेंगे। पूजा हम करते हैं, हम राम हमारी आस्था के केंद्र हैं और वो गेरुआ पहने हैं, वो आरएसएस के हैं, वो भाजपा के हैं, तो उनसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। चाहे मनोज जी जितना बड़ा टीका लगावें, आपका टीका छोटा पड़ जाएगा और उनका बिना टीका ही उनका काम चल जाएगा। तो इन परिस्थितियों से हमें निकल के किस तरह आगे बढ़ना है, हमें लगता है कि ये आज के समय में ये ज़्यादा जरूरी है। हमारे संचालक महोदय ने बताया कि उन्होंने कुछ ब्लूप्रिंट भी तैयार किए हैं। कल परसों संभवतः उस पर चर्चा होगी कि हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे हम किस तरह बात करें जिससे रोजगार दिला सके, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें कैसे क्या करना चाहिए, ये सब सही है। लेकिन आदरणीय मिश्रा जी और आनंद जी भी मिश्रा ही हैं। ये दीपायन लिखते हैं, लोग कम जानते हैं, लेकिन ये भी मिश्रा ही हैं। तो जो ये इन लोगों ने जो कहा, सुरेश भाई भी इस पे बोल रहे थे कि विकल्प कांग्रेस है। जो आज दुर्भाग्य है, मैं पिछले 7 महीने से बिस्तर पे हूं। शायद हमें लगता है कि 2-3 छोटे छोटे कार्यक्रम में मैंने भी जाना हल्का फुल्का शुरू किया है। और 7 महीने में जब मैं शाम को बिस्तर पे लेटता था, 2.5-3 महीने तो मैं करवट बदलने की स्थिति में नहीं था, तो कभी कभी मुझे अंदर से कष्ट होता था कि हम उस राजनीतिक दल में हैं जिस राजनीतिक दल अभी दिखाई नहीं पड़ता है कि सरकार बन पाएगी नहीं बन पाएगी, कुछ स्थितियां इस तरह की नहीं हैं। फिर सोचता था मैं कांग्रेस को छोड़ सकता ही नहीं। ये भी मैं सोचता हूं बार बार कि कांग्रेस छोड़ना होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, दूसरे दल में मैं 1 सेकंड रह नहीं सकता। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, इतना ज्यादा डेमोक्रेसी है इसके अंदर। तो मैं सोच यही रहा था कि कोई वक्ता इस पे बात करे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। मिश्रा जी ने थोड़े से टिप्स दिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि हमें किस तरह जनता के बीच में जाके करना चाहिए। आनंद जी ने भी कुछ कहा है, सुरेश भाई ने भी बताया है कि हमें शुरुआत बनारस से ही करनी चाहिए। बात भी सही है, बनारस देश के प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है और एक इस सरकार का एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो दुर्दशा है और ये जो धर्म के सबसे बड़े जो ठेकेदार हैं, जिस तरह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आघात काशी के अंदर हो रहा है, शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के किसी दूसरे जनपद में ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा काशी में हो रहा है। उनका नाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, तीसरा कोई नहीं, न तीसरा कोई दल है न तीसरा कोई नेता है। यहां तक कि हमारे दल की भी स्थिति उन्हीं के समान है जो दूसरे दल के लोग हैं। बिल्कुल सही, हमारे दल में भी वही हाल है। एक ये सोशल मीडिया चल गया है, फेसबुक पर लिख दे रहे हैं, फेसबुक पे सारा आंदोलन हो जा रहा है। इससे आगे बढ़ी कोई नहीं पा रहा है। फोटो भी आ जाती है, फोटो भी आ जा रही है। हमारा नाम कैसे अखबार में छप जाए, हमारी फोटो कैसे छप जाए, हम सोशल मीडिया में कैसे आ जाए, आंदोलन खत्म हो गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि आज कल परसों 3 दिन में ये कंक्रीट सलूशन निकले इस सेमिनार के माध्यम से कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। बड़े भाई राजेश पति से निवेदन करूंगा कि वो शार्दुल चौबे जी का भी अगर वस्त्र देके सम्मान करें।
कांग्रेस जन और सम्मानित अतिथि जो हमारे विद्वान संस्कृति के ध्वजवाहक बनते हैं, उन लोगों ने चौरी चौरा कांड की बरसी मनाना शुरू किया। तो इनके दिमागी दिवालियेपन से लड़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बस एक बात है कि हमको ये तय कर लेने की जरूरत है कि हम कितना फर्म है अपनी विरासत के साथ। ठीक है कि अभी 2 महीने के बाद पंचायत के चुनाव होने हैं, ये ठीक है कि अभी कुछ ही दिनों बाद 2 साल 3 साल बाद हो सकता है कि एक और चुनाव केंद्र की सत्ता का। को उस गांधी की और नेहरू की विरासत को बचाने की लड़ाई है। ये अभी अपनी अस्मिता और अपनी जमीन बचाने की चिंता छोड़ के लड़ स्थिति है, बड़ी भयावह है और पत्रकारिता की स्थिति और भी ज्यादा चिंतक है। हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, चौथा खंबा हमारे पत्रकारिता पुलिस थे। कार्यपालिका की स्थिति आप देख रहे हैं, न्यायपालिका की स्थिति देख रहे हैं, विधायिका की स्थिति देख रहे हैं। सतीश जी ने कहा कि एक आदमी मत विभाजन में अगर खड़ा हो जाए तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। राज्यसभा में लोग खड़े होकर 2-2, 3-3 सांसद खड़े होकर मत विभाजन की बात करते रहे और हमारे बलिया जिले के कुल कलंक कहा जाएगा उनको। और पत्रकारिता को भी छात्र हैं, जहाँ को मैं छात्र हूँ BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी छात्र हैं यशवंत, केवल इसलिए कि उपसभापति दोबारा बन जाए या कोई लाभ प्राप्त कर लें। हर व्यक्ति आज केवल लाभ प्राप्त करने के लिए इस देश के सामने। एक तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सूचनाओं को छुपाने वाली सरकार है। ये सरकार नहीं चाहती कोई सूचना मिली। अभी आप सोशल मीडिया की चर्चा करते थे कि पत्रकारिता करें। आज बहुत बड़ा संकट है पत्रकारिता के सामने। इनके रोजगार का संकट सबसे ज्यादा है। 70% उनकी सैलरी काट दी गई अधिकांश पत्रकारों की, जो 35,000 40,000 पा रहे थे, हल्द्वानी में काम कर रहे थे, कहीं और काम कर रहे थे, चाहे जागरण समूह में, चाहे और अखबारों में, वो बेचारे 12,000 14,000 कैसे काम करेंगे। तमाम निकल गए। नए लड़के बेरोजगार हैं, वो बैठे हुए नौकरी लेने के लिए। तो इस तरह से पत्रकारिता के सामने भी चुनौतियां आ गई हैं। बेरोजगारी वहाँ भी एक समस्या बन चुकी है। इस वक्त हमारे साथ हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश पति त्रिपाठी जी। राजेश जी पहले औरंगाबाद हाउस से देश की दिशा और दशा तय होती थी, आज आपको चिंतन शिविर करना पड़ रहा है, क्या कारण है इसका? देखिए, हम कांग्रेस के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 1989 में जब कांग्रेस चुनाव हारी, हम लोग चुनाव हारे, तो हमें ये लगा कि हम जनता से दूर हो रहे हैं। 89 में पुराने बनारस जिले की राजनीति में मेरी माता जी श्रीमती चंद्रा त्रिपाठी 89 तक सक्रिय थी। 89 में उनका देहांत हुआ। 1990 में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का देहांत हुआ और 91 में जब लोकपति त्रिपाठी जी यहाँ से चुनाव लड़े तो वो लड़े और हारे। उसके बाद से निश्चित रूप से कमज़ोरी आना लाजमी था और तब से लेके अब तक या तो हम राजनीति में सक्रिय थे तो मिर्ज़ापुर में थे, पंडित लोकपति त्रिपाठी जी थे वो भी सक्रिय थे तो मिर्ज़ापुर में थे। इस वजह से ज़रूर बनारस से थोड़ी हमारी दूरी बढ़ी और उसी को फिर से वापस जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो कौन से चेहरे हैं जो 8 विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं? कोई एक तो नाम बताइए। देखिए, मैं बाकी और किसी के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर पार्टी मुझे कहीं से भी चुनाव लड़ाएगी तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। आपकी पसंद सर दक्षिणी होगा क्या? मेरी पसंद कोई नहीं, जहाँ पार्टी हमें पसंद करेगी वहाँ अगर लड़ाएगी। हमको तो अभी PCC मेंबर भी नहीं बनाया, लेकिन टिकट देगी तो जरूर लड़ूंगा। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के यहाँ उपस्थित होने का सभी हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य, शिक्षा जगत से जुड़े गुरुजन, आज पंडित कमलापति त्रिपाठी के विचारों पर चिंतन करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम सब बहुत दिन बाद इकट्ठे होकर एक विचारधारा पे सबका विचार सुना गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने हम लोग को इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और हम लोग कल पुनः। अभी आप देख रहे थे चिंतन शिविर से देश की दशा एवं दिशा पर क्लाउन टाइम की विशेष कवरेज।
क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए लाइक ज़रूर करें।